everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is India after independence. This is your third session. तो बच्चों हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ था. हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और इसके लिए हमने देखा कि काफी लॉन्ग प्रोसेस में ये पूरा काम हुआ था. दैट इज फ्रॉम द ईयर 1946 टू द ईयर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे बच्चों, और वो कितने थे, दे वर ऑलमोस्ट 300 पीपल. तो ये जो 300 लोग थे बच्चों, वो बैठकर मीटिंग्स किया करते थे और इन मीटिंग्स में डिसाइड किया जाता था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. और फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, राइट. और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. तो सबसे पहला फीचर क्या था बच्चों? सबसे पहला फीचर था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, और वो क्या था? दैट ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर अबव द एज ऑफ 21, पहले 21 था और उसके बाद एज को रिड्यूस करते हुए 18 इयर्स किया गया कि प्रेजेंट डे पे जो भी लोग, जो भी एडल्ट 18 इयर्स से ज्यादा के उम्र के हैं बच्चों, तो वो क्या कर सकते हैं? दे हैव द राइट टू वोट. अगर स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो तो उसमें जाकर वोट कर सकते हैं. सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था. उसके बाद हमने देखा कि दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिस्पाइट ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन दे आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, राइट. कि अगर वो अपर कास्ट से हो या लोअर कास्ट से हो या फिर वो हिंदू कम्युनिटी से हो या फिर सिख कम्युनिटी से हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से हो, तो जितने भी इंडिविजुअल्स है बच्चों, वो हमारे लॉ के आगे सबके सब इक्वल है. तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर था द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कि हमारे कंट्री में जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी चलता आ रहा था उसे अबॉलिश किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और इन सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों ने सिविक्स में भी पढ़ा है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ताकि आपको पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक हियर, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. अब हमने इन 3 फीचर्स के बारे में जो पढ़ा है, इसके आगे हम इस टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं. सो आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली also recommended that a certain percentage of seats in legislatures as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste. उसके बाद आप देखो कि एक तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया और उसे एक पनिशेबल क्राइम भी बनाया गया कि अगर किसी को भी ये प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो उन्हें जेल हो सकता है, नहीं तो उन्हें फाइन भी किया जा सकता है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ बना हुआ है ना. इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे बच्चों, उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है, जो भी लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट जॉब्स में बच्चों, वो किसके लिए रिजर्व किए जाए? तो वो मेंबर्स ऑफ लोएस्ट कास्ट के लिए रिजर्व किए जाए, राइट, ताकि उनको आसानी से जॉब्स भी मिल सके, गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर असेंबली में पार्टिसिपेट भी कर सके. So along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. तो untouchables के साथ और किन लोगों को ये रिजर्वेशन मिला था? तो जो आदिवासीज थे बच्चों या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे. अब आप लोगों ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी पढ़ा है ना. तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, ट्राइबल लोग थे जिनके साथ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके लिए भी ये रिजर्वेशन किया गया था इन सीट्स एंड जॉब्स. Now, like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against, right? तो जिस तरीके से अनटचेबल्स के साथ शेड्यूल्ड कास्ट के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था,
उसी तरीके से जो आदिवासी थे बच्चों, जो ट्राइबल लोग थे, उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो उनको इन सारी चीजों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन किया था। ओके, तो ये नया लॉ बनाया गया था। The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state governments. अब उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे, और वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, नाउ दिस इज एन ओल्ड पिक्चर दैट इज शोइंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ये पूरे मीटिंग्स और डिस्कशंस होल्ड किया करते थे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेन इशू क्या आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, कि जो हमारे सेंटर पे गवर्नमेंट होगा और जो राज्य में गवर्नमेंट होंगे बच्चों, उनको कौन कौन से पावर्स दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिंग व्यूज थे। फॉर एग्जाम्पल, some members thought that the center's interest should be foremost. अब कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जो सेंटर का इंटरेस्ट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, उसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। Only a strong center, it was argued, would be in a strong position to think and plan for the well-being of a country, of the country as a whole. तो कुछ मेंबर्स को ऐसा लगता था कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नेशनल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा, तो वो पावर किस चीज में यूज होगा बच्चों, कि वो अच्छे से वाइजली अब पूरे कंट्री के लिए एज अ होल दे कैन प्लान एंड थिंक फॉर दी कंट्री। ओके, तो इसी वजह से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया कि ज्यादा पावर्स किसके पास होने चाहिए, तो वो सेंटर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। ऑल्सो अदर मेंबर्स फेल्ट दैट provinces should have greater autonomy and freedom. लेकिन ये जो व्यूज थे बच्चों, ये सारे मेंबर्स के नहीं थे। कुछ और मेंबर्स ऐसे थे जिनको लग रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर और ज्यादा फ्रीडम होना चाहिए। A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. तो मैसूर से एक मेंबर को ये फील हुआ और उन्हें ये डर था कि अगर ये जो डेमोक्रेसी दैट इज सेंटर्ड वेयर, न्यू दिल्ली में, राइट, तो यहाँ पे जो भी वर्किंग होगा बच्चों, हो सकता है जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सारे स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिए जाए। दैट वुड नॉट वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और इसी वजह से कुछ लोगों को या कुछ मेंबर्स को लगा कि जो प्रोविंसेस है, जितने भी स्टेट्स है, राइट, उन स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होने चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डेवलपमेंट उनके स्टेट में होने चाहिए। ओके, सो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ मेंबर्स को लग रहा था कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, कुछ मेंबर्स को लग रहा था कि स्टेट के पास ज्यादा पावर्स होने चाहिए। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरे वैरिंग व्यूज को किसी तरीके से बैलेंस किया गया, और वो कैसे किया गया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing claims by providing 3 lists of subject. और फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को डिवाइड किया गया, और इन पावर्स को डिवाइड करने के लिए 3 लिस्ट बनाए गए थे। अब ये 3 लिस्ट क्या थे बच्चों, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिस्ट था यूनियन लिस्ट। ओके, अब ये यूनियन लिस्ट क्या होता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज। अब यूनियन लिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट के अंदर। और ये यूनियन लिस्ट में किसका पावर था बच्चों, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर हुआ करता था। सो अ यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट्स सच एज टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स which would be the exclusive responsibility of the center. तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जब हम यूनियन लिस्ट बोल रहे हैं तो यूनियन लिस्ट में पावर किसके हाथ में है, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स कैसे हैं कि कौन सा टैक्स लगना है, कैसे टैक्स लगना है हमारे कंट्री में, उसके बारे में डिसाइड करना। फिर डिफेंस पॉलिसीज हमारे कंट्री का क्या होना चाहिए या लॉस क्या होने चाहिए, उस पर डिस्कशन करना। या फिर जो फॉरेन अफेयर्स है तो उसके बारे में डिस्कशन करने का पूरा अनुमति या पूरा फ्रीडम किसके हाथ में था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, और इसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं।
सेकेंड लिस्ट है बच्चों स्टेट लिस्ट. अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ which would be taken care of principally by the states. अब जब हम स्टेट लिस्ट बोल रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हो कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसका पावर किसके हाथ में होगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा. और कौन कौन से इश्यूज हैं, तो ये एजुकेशन और हेल्थ जैसे इश्यूज कौन हैंडल करेगा बच्चों, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेंगे ऑफ देयर पर्टिकुलर स्टेट. अब तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, सो अंडर विच would come subjects such as forest and agriculture in which the center and the states would have joint responsibility. और जब हम concurrent list बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो कि इस लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. कहने का क्या मतलब है कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होगा कि वो यहाँ पर लॉज बना सके. ओके तो आपके पास ये तीन लिस्ट है. पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट. अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न्ड लैंग्वेज. अब एक और इंपॉर्टेंट डिबेट किस चीज पे था बच्चों, सो दैट वाज ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज. अब इसमें क्या था ये हम लोग समझते हैं. सो मेनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स. तो यहाँ पे बहुत लोगों ने डिमांड किया कि हमारे कंट्री में जब ब्रिटिश थे तो कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रहा था. तो उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे कंट्री से हटा देना चाहिए, उसका कोई यूज नहीं होना चाहिए. इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी. तो उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि हमारे कंट्री में अब जो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए. However, those who did not speak Hindi were of different opinion. अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां के लोगों का अपना रीजनल लैंग्वेज होता है और जरूरी नहीं कि हर एक रीजन के लोगों को हिंदी बोलना है, वो अपने लैंग्वेज अपने रीजनल लैंग्वेज को ही जानते हैं. राइट अगर हम ट्राइबल लोगों की बात करें तो उनका अपना रीजनल लैंग्वेज होता है. ओके सो यहाँ पे उन लोगों ने ये डिबेट किया बच्चों कि या जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हिंदी को वो एक लैंग्वेज बनाए, नेशनल लैंग्वेज बनाए या उसे पूरे यूज में रखा जाए. सो अ कॉम्प्रोमाइज वाज फाइनली अराइव्ड एट. तो इसके लिए भी फाइनल डिसीजन क्या लिया गया, दैट while Hindi would be the official language of India. आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि हमारे कंट्री का ऑफिशियल, नेशनल नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी. ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है कि जो ऑफिसेज या गवर्नमेंट के जो वर्क्स है बच्चों उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, हिंदी लैंग्वेज यूज होगा. नाउ इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन द कोर्ट्स, द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर. और इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज किया जाएगा, लेकिन वो कहाँ यूज किया जाएगा, तो वो कोर्ट्स में यूज किए जाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, या फिर सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको यूज करना होगा. अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. तो इस कॉम्प्रोमाइज के साथ दोनों हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा. ओके तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा. इन टुडेज क्लास वी कंटिन्यूड आवर टॉपिक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, जिसमें हमने कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाने लगा इन जॉब्स एंड ऑल्सो इन लेजिस्लेटिव सीट्स हियर. किसको, तो अनटचेबल्स जो लोएस्ट कास्ट थे उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट दोनों को. फिर हम लोगों ने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जिसमें हमने देखा कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था. तो बिटवीन दी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें आप लोगों ने तीन लिस्ट के बारे में पढ़ा, यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा, स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ा और कंकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा. और लास्ट इशू था लैंग्वेज का, जिसके बारे में हमने देखा दैट हिंदी बिकेम दी ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज किया जाने लगा, लेकिन उसे कोर्ट्स में यूज किया जाने लगा, सर्विसेज में यूज किया जाने लगा, या फिर जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट कर रहे थे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर सकते थे. तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही. In our next class, we are going to talk more about the constitution and also how the states were formed. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.